हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था यूपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, जिस सेट में हमने कल बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखे थे। आज भी आर्ट एंड कल्चर से ही संबंधित एमसीक्यू हैं। इस सेट में कुल 20 एमसीक्यू हैं। जिस तरीके से कल आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, आपने अपने मार्क्स भी बताए थे कि हमने कितना परफॉर्म किया है, वैसे ही आज भी आप जरूर बताइएगा कि आपने कितना परफॉर्म किया। इससे थोड़ा आइडिया लगता है कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन दिया जाए, क्योंकि देखिए इतने आसान लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन होता क्या है, एलिमिनेट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 4 विकल्प दिए हुए में से अगर 2 जानते हैं तो आप आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम अभी ये भूमिका है 2 3 4 5 सेट में देख लेंगे सबके सारे सब्जेक्ट का बेसिक, जिससे हमें मेन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी हो। इसलिए ये सीरीज हम चला रहे हैं। इसके बाद हम मेन मुद्दे पे आएंगे, एकदम अच्छे लेवल के टेस्ट पे। तो चलिए आज के सेट में आप प्रयास कीजिएगा 20 में 20 करने का। लेकिन वैसे हमने इसका कट ऑफ रखा है 14 या 15 मान लीजिए, 15 मान लीजिए इसका कट ऑफ है। लेकिन अब 20 प्रयास कीजिएगा सही करने का। अगर 18 कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी सही कर लेते तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, इस सेट का एक्सप्लेनेशन और उत्तर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको अगले टेस्ट में एलिमिनेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये। तो चलिए आज का सेट देखते हैं। अगर आपको ये सेट पसंद आए, टेस्ट पसंद आए, तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नागर और द्राविड़ शैली के मिले जुले रूप क्या हैं। मतलब नागर और द्राविड़ के मिलते जुलते दोनों का मिश्रण किसमें देखने को मिलता है, आपको कौन सी शैली में, ये पूछ रहा है। यहाँ देखो है बेसर शैली, द्राविड़ शैली, नागर शैली और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसमें दोनों का मिश्रण देखने के लिए मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे वहाँ 2 शैलियाँ हैं और उनका तीसरा मिश्रण कौन सा है, बेसर शैली, नागर शैली, द्राविड़ शैली। नागर शैली नॉर्थ इंडिया में है और द्राविड़ शैली साउथ इंडिया में। तो बेसर शैली क्या है, ये विंध्यन और कृष्णा वाले विंध्यन रीजन में थोड़ा सा फेमस है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, बेसर शैली। ये दोनों का मिश्रण है, हाइब्रिड इसको कह सकते हैं। हम इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, इसके क्षेत्रीय कौन कौन सी उप मतलब शैलियाँ हैं उनके बारे में हम बहुत बढ़िया से समझेंगे। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हमको एलिमिनेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब क्षेत्रीय शैलियों से संबंधित कोई क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको एक्सप्लेनेशन से महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। चलिए अगला है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई शैली को क्या कहते हैं। पाश्चात्य शैली, इंडो सारासेनिक शैली, सी यूरोपीय वस्तु एवं स्थापत्य कला, डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इंडो सारासेनिक शैली जो है अभी महाराष्ट्र में हमारे वहाँ यूनेस्को की एक सूची जारी की जाती है, उसमें एक हेरिटेज को रखा गया, वो मुंबई से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आप उसका नाम जरूर कमेंट में बताइए, वो क्या नाम है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफा में विशेष रूप से किसका मंदिर प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफा में किनका मंदिर प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में। ए दिया हुआ विष्णु मंदिर, बी दिया है कृष्ण मंदिर, सी दिया शिव मंदिर और डी दिया ब्रह्मा मंदिर। तो बताइए एलिफेंटा की गुफा में किनका मंदिर प्रसिद्ध है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है अपना शिव, तो बिल्कुल सही काम किया है। एलिफेंटा की गुफाओं में शिव का मंदिर जो है वो काफ़ी फेमस है। सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि तीनों शैलियों का क्षेत्रीय शैली का क्या नाम है, तीनों शैली में मुख्य विशेषताएं क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए नागर शैली की उपशैली क्या है, पाल उपशैली, ओडिशा शैली और खुजराहो शैली, सोलंकी उपशैली, इन सब का नाम रखिएगा। ये नागर शैली की उपशैलियाँ हैं। अब द्राविड़ शैली का देखते हैं, पल्लव उपशैली, चोल उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर उपशैली और नायक उपशैली। वहीं बेसर शैली की बात करें तो राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकती और होयसल। देखिए हो क्या रहा था, जब समय के साथ क्षेत्रीय शक्तियाँ बढ़ने लगीं तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशन कर ली डेवलपमेंट में। किसमें, नागर शैली, द्राविड़ शैली, बेसर शैली में डेवलपमेंट कर ली, तो उनको क्षेत्रीय शैलियों के नाम से जाना जाने लगा। तो इसी तरीके से आप क्षेत्रीय शैलियों का नाम पूछा जा सकता है, आपको लिस्ट देके पूछा जा सकता है कौन से शैली से बिलोंग करते हैं, तो आपको नाम याद होना चाहिए। जैसे कि नागर शैली में आप याद रखिए पाल शैली, उड़ीसा शैली, खुजराहो शैली, सोलंकी शैली। वैसे ही आप द्राविड़ शैली में बात याद रखिएगा, पल्लव उपशैली, चोल उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर उपशैली और नायक उपशैली। बेसर शैली की बात करें तो इसमें है राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकती और होयसल। इनका नाम बस थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। तो इसलिए हमने बताया था कि ये सीरीज बस आपकी भूमिका बनाने के लिए, मेन टेस्ट तो हम अब बाद में अभी शुरू करेंगे। इसमें केवल आप वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए देखिए आपने कितना सीखा है। तो आप सीखने वाली चीज़ यहाँ पे एलिमिनेट करना है आपको। वन लाइनर क्वेश्चन से बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं नागर शैली में क्या विशेषता है और इनका विस्तार किस क्षेत्र में है।
तो देखिए नागर शैली का विस्तार अगर हम देखें तो हिमालय से लेकर विंध्य तक इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है, विशेष रूप से नर्मदा के उत्तर क्षेत्र में। और इनका शिखर किस तरह से होता है, रेखीय शिखर होता है, पिरामिड नुमा नहीं होता है इनका शिखर। इनका शिखर रेखीय होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेखीय शिखर होता है, सीधा होता है स्लोप। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब द्राविड़ शैली की बात करें तो द्राविड़ शैली का संबंध दक्षिण और दक्कन के मंदिरों से है, ठीक। इसका पिरामिड नुमा शिखर होता है, इसका जो शिखर होता है पिरामिड नुमा मतलब एक के बाद एक, फिर ऐसे होगा, फिर इस पे ऐसे बना रहेगा, पिरामिड नुमा रहेगा। तो और दूसरा चीज़ इसमें देखें, यहाँ गोपुरम, जलाशय और चार दीवारी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ की। किसकी, द्राविड़ शैली की विशेषता क्या है, यहाँ के शिखर पिरामिड नुमा है, गोपुरम, जलाशय और चार दीवारी महत्वपूर्ण होता है। गोपुरम मतलब जो बाहर का गेट होता है वो काफ़ी भव्य होता है, कौन किसमें, द्राविड़ शैली में। अब साउथ के मंदिरों में देखे होंगे काफ़ी बड़े बड़े दीवार होते हैं, मतलब गेट होते हैं। आपने मूवियों में भी ऐसा देख रखा होगा कि गेट लंबे समय से बंद था, फिर हीरो ने जाके खुलवाया, तो वहाँ से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ बेसर शैली की बात आती है, तो बेसर शैली देखिए, ये शैली विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच फैली हुई है, ये निर्मित हुई है ये शैली, बेसर शैली। हम इसके बारे में आगे क्वेश्चन बनाएंगे एक एक मंदिरों से लेकर के, तो वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी बारीक छोटी छोटी चीज़ों को भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ओवरव्यू समझना चाहिए ना, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर मज़ा आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किसके जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है। तो बताइए अजंता की गुफाओं में किसके जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है। ए दिया भगवान बुद्ध, बी दिया भगवान महावीर, सी दिया गुरु नानक और डी दिया भगवान कृष्ण। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें भगवान बुद्ध, बिल्कुल सही काम किया आपने, भगवान बुद्ध से संबंधित है घटनाओं का चित्रण किया किसमें, अजंता की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मानव निर्मित गुफाओं का निर्माण किस शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। तो बताइए मानव निर्मित गुफाओं का निर्माण किस शताब्दी के आसपास हुआ था। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा आंसर। ए दिया है दूसरी, बी दिया तीसरी, सी दिया 11वीं और डी दिया 12वीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया था बिल्कुल सही है, इसका ए करेक्ट आंसर है। दूसरा चीज़ देखें, अगर अगला क्वेश्चन मतलब 6वां क्वेश्चन, तो किसको कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। कर्नाटक शैली का पिता किसको कहा जाता है, आपको ये बताना है। ए दिया त्यागराज, बी दिया पुरंदरदास, सी दिया मुथुस्वामी दीक्षितार, डी दिया श्यामा शास्त्री। तो बताइए इनमें से कौन कर्नाटक शैली के पिता कहा जाता है किनको। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने पुरंदर दास को लगाया बिल्कुल सही है, पुरंदर दास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैली है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की कितनी शैलियाँ हैं, आपको ये पता होगा तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। उसके बाद इसके बाद पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो चीज़ें तो बात की है, पहले आपको पता ये होना चाहिए कितनी शैलियाँ हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ कितनी हैं। ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी दिया है 2 और डी दिया है 5। तो बताइए कितनी शैलियाँ हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए 2 शैलियाँ हैं, एक हिंदुस्तानी, दूसरी कर्नाटक या दक्षिण शैली, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी। तो देखिए मध्यकाल में होता क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आसानी से आप ध्यान से सुनिए। मध्यकाल में क्या होता है कि भारतीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी जो संगीत थी या उत्तर भारत शैली कह सकते हैं और कर्नाटक शैली, 2 शैलियाँ थीं, काफ़ी फल फूल रही थी। लेकिन उत्तर भारत में क्या होता है कि यहाँ पे अरबी, ईरानी और तुरानी, अफगानियों का प्रभाव पड़ने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा युद्ध किए और जिसको जो उनकी संस्कृत और भारत इनका हिंदुस्तानी संगीत दोनों के मिश्रण देखने के लिए मिलने लगे। मतलब ये अपने मूल रूप से थोड़ा सा भटक गया। लेकिन कर्नाटक शैली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए, इससे बचे रहे, इसलिए ये अपने मूल रूप में आज भी देखे जा सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंट देख लेते हैं कि दोनों का विस्तार किस रीजन में। अगर हिंदुस्तानी शैली की बात करें तो ये शैली हिंदू, उर्दू, पंजाबी, ब्रज, मराठी आदि भाषाओं का प्रयोग होता है इसमें। लेकिन कर्नाटक शैली में देखें तो इसमें कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम भाषाओं का प्रयोग होता है। अब देखें हिंदुस्तानी शैली की बात, इसमें आवाज़ लगाने की शैली खड़ी, दानेदार और खटकेदार होती है। जबकि कर्नाटक शैली में आवाज़ लगाने की शैली क्या है, मिंड युक्त शैली है, मिंड युक्त शैली। अब इसमें देख ले हिंदुस्तानी शैली में बात करें
इसमें रागों की उत्पत्ति 10 थाटों से मानी जाती है, जबकि इसमें क्या होता है कर्नाटक शैली में, इसमें रागों की उत्पत्ति 72 मेलों से मानी जाती है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी संगीत शैली है जो अपने मूल रूप में आज भी देखी जा सकती है, वो कौन सी है? कर्नाटक शैली। आप याद रखिएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी शैलियों में मुस्लिमों के आक्रमण के बाद थोड़ा सा प्रभावित हो गया तो मिश्रित हो गया है। चलिए आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो बताइए किससे मानी जाती है? ए दिया है वेदों से, बी दिया है ग्रंथों से, और सी दिया है पुराणों से, और डी दिया उपरोक्त सभी से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया उनका बिल्कुल गलत है। डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। वेदों से इसका सही आंसर है। वेदों से शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से हुई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्नाटक में प्रचलित मूल रूप से ग्रामीण प्रकृति का नृत्य नाटक है कौन सा है? कर्नाटक में प्रचलित है वो, अब मूल रूप से ग्रामीण प्रकृति का नृत्य नाटक है। ए दिया है कृष्णाट्टम, बी दिया मोहिनीअट्टम, सी दिया ओडिसी, और डी दिया यक्षगान। अगर आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो कि कौन किस रीजन से बिलोंग करता है तो भी आसानी से आंसर कर लेंगे आप। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें यक्षगान, बिल्कुल सही काम किया है। आपको पता होना चाहिए ऊपर के जो 3 हैं वो कर्नाटक से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। यक्षगान किससे है? कर्नाटक से है। यक्षगान ही है जो ग्रामीण प्रकृति का है और मूल रूप से ये कर्नाटक से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी शैली लगातार 8 रातों तक चलती है और इसमें भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया जाता है? ए दिया है कृष्णाट्टम, बी दिया मोहिनीअट्टम, सी दिया मणिपुरी, और डी दिया कथकली। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी शैली है, नृत्य शैली है, जिसमें लगातार 8 रातों तक भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया जाता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हुआ। जिन लोगों ने कृष्ण अट्टम लगाया तो बिल्कुल सही काम किया। कृष्ण अट्टम है जो 8 रातों तक कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप एक बार सुन लेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में एलिमिनेट करने के लिए काबिल हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़े से कुछ क्षेत्रीय नृत्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कृष्ण अट्टम की बात करते हैं। कृष्ण अट्टम क्या होता है? ये नृत्य केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसमें कृष्ण की पूरी कहानियों का एक चक्र दिखाया जाता है। अब मोहिनीअट्टम की बात आ गई तो मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और अभी भी ये लोकप्रिय है मोहिनीअट्टम। और केरल के अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कथकली, कथक नहीं है, कथक यूपी से हो जाता है, कथकली है यहाँ पे। आप दोनों में बारीक डिफरेंस समझिएगा, कथकली और कथक में। तो कथक कहाँ का? यूपी का है, और कथकली कहाँ का? केरल का है। तो कथकली कली है तो मतलब केरल। अब ऐसे याद रखिएगा। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य रूप है और इसमें क्या होता है? ये एक अनोखा नृत्य है, बस याद रखिएगा इसका संबंध कर्नाटक से। ज़्यादा चीज़ें इसमें याद नहीं रख पाएंगे आप, तो बस इतनी सी बात याद रखिएगा, क्योंकि हम जब अच्छे से इसके डिस्कस करेंगे आगे चल के तो बढ़िया वहाँ पे सही रहेगा। वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हम समझेंगे कि मतलब नृत्य से एक क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए मणिपुर नृत्य शैली की बात करें तो इसमें क्या होता है? राधा कृष्ण के प्रेम का मंचन किया जाता है। मणिपुरी नृत्य शैली ये भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम किससे पड़ा? मणिपुर जो क्षेत्र है उसी के नाम पर पड़ा मणिपुरी नृत्य। अब संकीर्तन देखिए, संकीर्तन करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा पुराना है लेकिन करंट अफेयर का है। मणिपुरी जो नृत्य है यहीं पे संकीर्तन किया जाता है मणिपुर में। अनुष्ठान इसमें गायन, ढोल और नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध कर दिया गया है और इसी में सूचीबद्ध इसी समय इसी के साथ किया गया था। अभी हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा है कि यूरोपियन और इंडियन दोनों मिश्रण से एक स्थापत्य कला विकसित हुई थी, उसको हम लोगों ने यूनेस्को की अमूर्त सूची में डाला गया। वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, उसका क्या नाम है आप नीचे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने के बाद यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था? ए दिया है लाल बहादुर शास्त्री, बी दिया है गुरु अमरीश सिंह द्वारा, सी दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसके द्वारा शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने के बाद यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था? कौन? मणिपुरी नृत्य। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर तो बिल्कुल सही काम किया, इसमें सी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है मणिपुरी के विषय में मुख्यतः किसकी रासलीला पर आधारित है? मणिपुरी नृत्य का जो विषय होता है मुख्य रूप से किसकी रासलीला पर आधारित है? ए दिया कृष्ण, ए दिया विष्णु, बी दिया कृष्ण, सी दिया राम, और डी दिया शिव। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जैसे यहाँ पे रासलीला की बात आ गई तुरंत आप लोगों ने कृष्ण
क्लिक कर लिया होगा, आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कृष्ण, तो ये सभी लोगों ने सही कर लिया होगा। चलिए 15वीं-16वीं शताब्दी में किस धर्म के प्रचार प्रसार की वजह से मणिपुर में इस नृत्य शैली का उद्भव और विकास हुआ था? किस शैली का? मणिपुरी नृत्य का। तो बताइए, ए दिया है वैष्णव धर्म, बी दिया है जैन धर्म, सी दिया है बौद्ध धर्म और डी दिया है ईसाई धर्म। 15वीं-16वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों को थोड़ा सा भी धर्म के बारे में, रिलीजियस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, वो आसानी से इसको कर पाएंगे। वैष्णव धर्म इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका सही था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्भव व विकास 2री शताब्दी ईसा पूर्व में उड़ीसा के किस राजा के शासनकाल में हुआ था? ए दिया है राजा जयचंद, बी दिया है राजा खारवेल, सी दिया अमीर खुसरो और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्भव किसके शासनकाल में बढ़िया से विकसित हुआ था? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने राजा खारवेल लगाया, बिल्कुल सही है, राजा खारवेल के समय में इसका उद्भव हुआ था और विकास भी हुआ था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। ए दिया बिरजू महाराज, बी दिया सितारा देवी, सी दिया वेदांतम सत्यनारायण और डी दिया गोपी कृष्ण। तो बताइए किनके मतलब कुचिपुड़ी के कलाकार कौन हैं इनमें से? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। वेदांतम सत्यनारायण इसके कुचिपुड़ी के कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार हैं वेदांतम सत्यनारायण, तो इनका नाम याद रखिएगा। और बिरजू महाराज के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे उनके बारे में। अगला देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्भव कहाँ हुआ था? ए दिया तमिलनाडु, बी दिया आंध्रा, सी दिया महाराष्ट्र और डी दिया गुजरात। तो बताइए कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्भव कहाँ हुआ था? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने आंध्र प्रदेश कुचेलपुरम लगाया है, तो बिल्कुल सही काम किया, कुचेलपुरम में हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्भव। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, बिरजू महाराज का संबंध किससे? पर ये प्रसिद्ध भारतीय कथक नृतक हैं। कथक कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य आपको पता होना चाहिए, यूपी का है और वहाँ से बिलोंग करते हैं बिरजू महाराज, ये कथक नृतक हैं। दूसरा चीज़ देखें, सितारा देवी का नाम आया था, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना हैं सितारा देवी, ये भी कथक से संबंध रखती हैं। वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं, वेदांतम सत्यनारायण, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत की सबसे पहली प्रख्यात नृत्यांगना हुई? ए दिया है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बी दिया है यामिनी, सी दिया कृष्णमूर्ति और डी दिया सोनम। तो बताइए इनमें से कौन भारत की प्रख्यात नृत्यांगना है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया है अर्थात रुक्मिणी देवी अरुंडेल, तो बिल्कुल सही काम किया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 देखें तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का विकास कहाँ हुआ था? ए दिया तमिलनाडु में, बी दिया कर्नाटक में, सी दिया दिल्ली में और डी दिया आंध्रा में। तो बताइए इनमें से भरतनाट्यम का विकास कहाँ हुआ था? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया तमिलनाडु, बिल्कुल सही काम किया है, इसका सही आंसर है ए तमिलनाडु में। अब आया था नाम रुक्मिणी देवी और यामिनी। देखिए रुक्मिणी देवी जानी मानी भरतनाट्यम नृत्य कला से, नृत्य गान से संबंधित हैं और यामिनी देवी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है यामिनी देवी। तो इन दोनों लोगों का नाम आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से, और यामिनी देवी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों संबंधित हैं यामिनी देवी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे संदर्भित करता है? ए दिया ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, बी दिया धार्मिक संप्रदाय, सी दिया मंदिर रचना शैली और डी दिया प्रशासन अधिकारी। तो बताइए पंचायतन शब्द किससे निर्देशित करता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जहाँ जिन लोगों ने मंदिर रचना शैली लगाया तो बिल्कुल सही काम किया। मंदिर रचना शैली, देखिए इस तरह का मंदिर पंचायतन शैली में आपको गुजरात, राजस्थान, एमपी इन रीजन में देखने के लिए मिलेंगे पंचायतन शैली का। ये भी नागर शैली का एक रूप है। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बताइए मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? ए दिया हर्ष, बी दिया कनिष्क, सी दिया अशोक और डी दिया चंद्रगुप्त। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है अशोक, तो बिल्कुल सही काम किया, अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था, तो इसका सही आंसर सी था।
उम्मीद है आप सभी लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। जिन लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया या फिर जितने भी किए, आपने जितना भी किया, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जितना भी सही हुआ, आप उसको ज़रूर बताएं। आपका जो भी क्वेश्चन सही हुआ आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, या इसी लेवल पर आप आगे चलना चाहिए। तो आप नीचे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सीरीज़ देखने के लिए। धन्यवाद।